ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट करें। चलो यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। देखो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है थर्मोडायनेमिक्स, राइट? यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड थर्मोडायनेमिक्स? इट्स ए टू पार्ट्स इन ए वर्ड, थर्मो एंड डायनेमिक्स। थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब इन मोशन। सो बेसिकली इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हीट इन मोशन। इज दैट क्लियर? देखो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो केमिस्ट्री का और फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ में आया मैंने क्या कहा? थर्मोडायनेमिक्स में हमने बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट शैल वी स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स? इन थर्मोडायनेमिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनर्जी, राइट? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, वो क्या क्या फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और तुमने पढ़ा होगा हीट जो है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? तो हीट से हम काम भी निकाल सकते हैं, राइट? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट याद है ना? 1 कैलोरी वाज द यूनिट ऑफ हीट, 4.2 जूल्स। अगर तुम्हारे पास 1 कैलोरी हीट है तो उससे तुम कितना काम करवा सकते हो? 4.2 जूल्स अमाउंट ऑफ वर्क, राइट? तो कुछ वैसा ही टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा कि अगर तुमको मैं हीट सप्लाई करता हूँ, राइट, तो उससे कितना काम किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। तो थर्मोडायनेमिक्स के ऐसे टोटल बहुत सारे लॉस है, 4 लॉस है, 4 लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले 0th लॉ से चालू करेंगे। बहुत लोग दिमाग में आएगा सर 0th लॉ, 0 से कहाँ से चालू है? एक्चुअली क्या होता है कि 0 जो है वो फर्स्ट के बाद डिस्कवर हुआ था, तो फर्स्ट लॉ तो ऑलरेडी बन चुका है, अभी ये आना चाहिए फर्स्ट के पहले। उन्होंने 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता दिया, ठीक है ना? देखो 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसे एक लॉ है विच इज़ वेरी मच रेलिवेंट टू अवर डे टू डे लाइफ। हमने कभी रियलाइज़ नहीं किया, जब मैं स्टेटमेंट बताऊंगा तब भी रियलाइज़ नहीं करोगे, समझाने के बाद रियलाइज़ करोगे कि कितना ज़्यादा हमारे डे टू डे लाइफ का जो इंटीग्रल पार्ट है ये लॉ, ठीक है? ये लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनना। ये कहता है कि इफ 2 systems आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम। क्या बोला? इफ 2 systems आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम। नाउ द फर्स्ट डाउट दैट यू विल हैव इज दैट सर थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? आई एम टेकिंग इट कि ये डाउट हो सकता है लोगों का कि सर थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। देखो अगर हमारे पास 2 बॉडीज़ है और दोनों बॉडीज या दोनों सिस्टम को हमने कॉन्टैक्ट में रखा, क्या बोला मैंने? दोनों बॉडीज़ को हमने कॉन्टैक्ट में रखा। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल दिस इज रेशा 1 इज body 1, Sudarshana is body 2, and they are in contact with each other. Is that clear? Now, if there is no exchange of heat between these 2 bodies, क्या कहा मैंने? If there is no exchange of heat between these 2 bodies, then we say that these 2 bodies are in thermal equilibrium. और ये कब होता है? Only when the temperature of both the bodies are same. ये देखा गया है कि अगर दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम होता है तो उन दोनों बॉडीज़ के बीच कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता। बात समझ में आया मैंने क्या कहा? Is that clear? Okay, fine. In that case, we say that these 2 bodies are in thermodynamic equilibrium. Simple words में, अगर 2 bodies को contact में रखा और दोनों का temperature same है, तो we say that the system is in thermodynamic equilibrium. Simple, temperature same. Is that clear? Now, ये क्या कहता है? This is just like this algebra. If A equal to C, B equal to C, A equal to B, वही है ना? जैसे कि A है, C है और ये B है। बोला है कि if 2 systems are in thermal equilibrium with a third system, these 2 are in thermal equilibrium, these 2 are in thermal equilibrium, right? A equal to B, B equal to C, which means A equal to C. Then these 2 bodies also will be in thermal equilibrium with each other. बहुत सिंपल सा है। इसका टेम्परेचर T तो इसका भी T होना पड़ेगा, इसका T तो इसका भी T होना पड़ेगा, which means इन दोनों का भी टेम्परेचर क्या होगा? T ही होगा। And we say that these 2 bodies A and C will be in thermal equilibrium. Is that clear? तो तुम पूछोगे सर what is so important about this, right? टेम्परेचर सेम है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। Is that clear? देखो इस स्टेटमेंट के पीछे ना बहुत एक रेलिवेंट आइडिया छुपा हुआ है। मैंने कहा कि जब दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम है तब हीट फ्लो नहीं करेगा। तो तुम इस चीज़ को ऐसे सोचो कि अगर दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम नहीं है तब तो हीट फ्लो करेगा ना। फॉर एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल, तुमने एक सूप बनाया, बहुत गर्म सूप है, खाने का मन नहीं है, बनाया लेकिन खाने का मन नहीं हो सकता, कभी कभी मेरा ऐसा होता है। सो वी टेक दैट हॉट बाउल ऑफ सूप एंड वी पुट इट इनसाइड द फ्रिज। इज दैट क्लियर? वी टेक दैट हॉट बाउल ऑफ सूप एंड वी पुट इट इनसाइड द फ्रिज. नाउ वी हैव गॉट 2 systems which are having 2 different temperatures. बात समझ में आया? Did you recognize the system? One is that soup in that bowl and the refrigerator and all. These are 2 systems and they have 2 different temperatures. And we all know होगा क्या? कुछ देर के बाद सूप जो है वो ठंडा होना चालू होगा,
ठंडा होते 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 फाइनली एक टाइम आएगा कि सूप का लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो फ्रिज के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा. इज दैट क्लियर? एंड वी ऑलरेडी नो कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसका हीट कंटेंट ज़्यादा होता है. इज दैट क्लियर? तो सूप के पास तो पहले टेम्परेचर ज़्यादा था, उसके पास ज़्यादा इंटरनल एनर्जी था, टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, मतलब उसके बॉडी से एनर्जी निकला होगा और बाहर गया होगा. फ्रिज के एटमोसफेयर में क्या होगा? दैट मीन्स यहाँ पर वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द सूप टू द सराउंडिंग्स ऑफ द फ्रिज. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर टेम्परेचर जो ये चीज़ है, टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर इज द डिसाइडिंग फैक्टर कि हीट फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा. समझ में आया? ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज अ कमेंट ऑन टेम्परेचर, बिकॉज इफ दे आर टॉकिंग अबाउट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम दे आर इनडायरेक्टली मेंशनिंग व्हाट? टेम्परेचर. ये जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये बताता है इनडायरेक्टली. अगर इसका तुम फिलोसफी सुनना चाहोगे तो ऐसा है कि फाइनली तुम्हारे पास कोई मल्टीपल सिस्टम्स है, कहाँ से कहाँ हीट फ्लो करेगा इसको डिसाइड कौन करता है? इसको डिसाइड करता है टेम्परेचर. हीट विल फ्लो ऑलवेज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर अनटिल एंड अनलेस दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम ना हो जाए. तुमको समझ में मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? ये फर्स्ट लॉ टेम्परेचर का आइडिया देता है, और टेम्परेचर का आइडिया इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज टेम्परेचर ही डिसाइड करेगा, या टेम्परेचर डिफरेंस ही डिसाइड करेगा कि हीट फ्लो का डायरेक्शन कौन सा होगा. समझ में मैंने क्या कहा? पक्का? इज दैट क्लियर? ओके फाइन. इन चीज़ों के लिए हम आगे जाकर और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे. फिलहाल ये तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. लेट्स मूव ऑन टू दिस. ठीक है, पहले हम थोड़ा सा कुछ टर्म्स जो है उसको समझ लेंगे. एक डब्बा है, कंटेनर, ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है. पिस्टन पता है ना? एक ऊपर का डिस्क मान सकते हो, एक जो इस डब्बे के मुंह को बंद करके रखा है. इज दैट क्लियर? एज बिकॉज ये बंद है तो यहाँ का जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो बाहर एस्केप नहीं कर पा रहा. इज दैट क्लियर? समझ में? ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है. बात को समझो. तो मैंने ये जो सिचुएशन लिया, ऐसा सिचुएशन लिया है कि पिस्टन, ये साइड वॉल्स, ऑल ऑफ देम आर इंसुलेटिंग. ऐसा लिया है, नहीं भी हो सकता है. इस डिस्कशन में मैंने इंसुलेटिंग माना. सिर्फ ये जो बॉटम है ना, बॉटम वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सिर्फ मैंने कंडक्टिंग लिया. बॉटम वाला पार्ट कंडक्टिंग है, डायथर्मिक, कंडक्ट कर सकता है. कंडक्ट मतलब हीट कैन फ्लो इन एंड आउट. और नीचे क्या लगा के रखा है? नीचे जो ये जो है ये हमारा स्टोव है, स्टोव, राइट, बर्नर है. उसको हम हॉट रिजर्वायर बुलाते हैं. रिजर्वायर क्या है? नॉर्मली रिजर्वायर ऑफ वाटर बोलते हैं ना, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर. एक बड़े से लेक से अगर एक ग्लास पानी निकाल लोगे तो कितना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ उस लेक का? नेग्लिजिबल. हम बोलेंगे देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर. इज दैट क्लियर? सो जो बहुत बड़ा लेक है और तुमने उसमें पानी गर्म करने के लिए जो इमर्शन रॉड यूज़ करते हैं, इमर्शन रॉड बे, ये समरजीत सोच रहे हैं, इतना कभी देखा नहीं है क्या? हाँ, जो गर्म होता है. तो अगर मैं ऐसे तेरे घर में क्या पानी का गर्म कैसे करता है? तो अलग ही जनरेशन पहुंच गया. हमारे कॉलेज में ना गीजर नहीं हुआ करता था, तो इतना छोटा छोटा इमर्शन रॉड मिलता है. इतना छोटा इमर्शन रॉड देखा है? तो खाली पानी गर्म करना है कुछ ठंडे दिन में, तो छोटा सा इमर्शन रॉड डाल के हम लोग कर. कोई नहीं, कॉलेज जाने दो, पता चल जाएगा इमर्शन रॉड क्या है. ठीक है, क्योंकि देखिए गीजर तो दिखेगा लेकिन काम नहीं करेगा. ठीक है, ऐसा भी नहीं है, काम कर सकते हम. जस्ट सेइंग, जोक से पर इट्स रिकॉर्डेड. इधर सुनो. तो इमर्शन रॉड सबको इमेजिन हो गया. अरे रॉड जैसा होता है, पानी में डालते पानी गर्म होता है. उसको अगर मैं एक बड़े से लेक में डुबा दूँ और चला दूँ, लेक का टेम्परेचर चेंज होगा क्या? नहीं होगा, राइट. मतलब वो लेक इतना बड़ा है, इनफैक्ट मतलब मैं लिक्विड के टर्म से बात करता हूँ कि उससे अगर मैं एक गिलास पानी निकाल लूँ तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा. अरे अगर उसमें मैं एक गिलास पानी डाल भी दूँ तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट हीट रिजर्वायर का भी है कि इससे तुम जितना भी हीट एक्सट्रैक्ट कर लो इसके टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा. जैसे कि गैस का बर्नर, जब तक गैस जलता रहेगा उससे तुम खाना पका लोगे तो हीट का टेम्परेचर, मतलब आग का टेम्परेचर कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना. तुम हीट उससे क्या कर सकते हो? एक्सट्रैक्ट करते रह सकते हो. इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो ऐसे कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? रिजर्वायर. नाम सुन के समझ में आ रहा है कि इससे मैं जितना चाहूँ उतना हीट निकाल सकता हूँ. समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ?
और इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो नीचे एक बर्नर लगा के रखा है, एक हॉट रिजर्वर है, और ये क्या सप्लाई करेगा? हीट सप्लाई करेगा। क्या सप्लाई करेगा? हीट सप्लाई करेगा। ध्यान देना, अगर हीट सप्लाई हो रहा है, हीट बोलने के साथ साथ दिमाग में कौन सा सिंबल आएगा? डेल क्यू। डेल क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द गैस। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, भूलो मत। हीट क्या है? दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर मैंने डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट गैस को सप्लाई किया, गैस मॉलिक्यूल्स खुशी खुशी उसको एब्जॉर्व करेंगे, उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, उनका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, उनका वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, उनका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। कल बताया था सारा कहानी। तो ये काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ऑल ऑफ दिस एनर्जीज टेकन टुगेदर, सम्ड अप, इज कॉल्ड एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। समझो मैंने क्या कहा? ये टर्मिनोलॉजी बहुत यूज होगा। इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। फिर से कहता हूँ, राइट, गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी होता है बहुत वैरायटी का, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। इज दैट क्लियर? तो जो भी एनर्जीज है उनका जो सम टोटल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, हीट जो है, हीट, वो हीट जब वो गैस एब्जॉर्व कर लेता है उसको हम और हीट नहीं बुलाते, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका गैस का इंटरनल एनर्जी। हीट इज ऑलवेज एनर्जी इन मोशन। जब तक एनर्जी फ्लो कर रहा है तब उस वक्त तुम उस एनर्जी को क्या बुला सकते हो? हीट बोल सकते हो। मतलब जब तुम्हारे बर्नर से एनर्जी निकल के गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास जा रहा है, तुम क्या बोलोगे? हीट फ्लो कर रहा है। लेकिन तुम ये नहीं बोल सकते कि गैस के पास अभी हीट है, नहीं बोल सकते तुम। गैस के पास क्या है बोलोगे तुम? इंटरनल एनर्जी है, बिकॉज वो हीट जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। अरे भाई, पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना। तुम बोलोगे काइनेटिक एनर्जी नहीं, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अगर वो बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, तब उस पर्टिकुलर एनर्जी का नाम तो पोटेंशियल नहीं बुलाओगे ना, क्या बुलाओगे? तो हीट जब फ्लो कर रहा था तब उसका नाम हीट था, but when that heat is absorbed by the gas and it is converted into its internal energy, you will no longer call it as heat. समझ में आया? हीट कब बोलोगे? एनर्जी इन मोशन को हम हीट कहते हैं। समझ में आने क्या कहा? चलो फिर से और एक बार, एनर्जी इन मोशन को हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। सारे गैस मॉलिक्यूल्स खुशी खुशी सारे एनर्जी को क्या कर लेता है? एब्जॉर्व कर लेता है। उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, करेक्ट? टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो मोमेंटम इंक्रीज होगा, मोमेंटम इंक्रीज होगा तो ज़्यादा फोर्स से जाके पिस्टन को हिट करेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, तब पिस्टन मूव करना चालू करेगा। डू एग्री विद दिस? फॉर इन दिस केस द पिस्टन विल बी मूविंग अपवर्ड्स, नीचे भी जा सकता है, अलग अलग सिचुएशंस हैं। लेट्स कीप अवर डिस्कशन सिंपल। मैंने हीट सप्लाई किया, मॉलिक्यूल्स खुशी खुशी एनर्जी एब्जॉर्व कर लेते हैं, उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, उनका मोमेंटम इंक्रीज होता है, ज़्यादा फोर्स दे के कोलाइड करता है, प्रेशर लगता है और ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करना चालू करता है। बात समझ में आया? देखो, तुमको इस कहानी में एनर्जी आया कहाँ से, कितना आया, कहाँ गया, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कितना एनर्जी आया? डेल क्यू। कहाँ से आया? रिजर्वर से आया। अभी उस डेल क्यू को किस तरीके से खर्चा कर रहे हैं, मतलब बेसिकली डेल क्यू को किस तरीके से वो गैस खर्चा कर रहा है, दैट इज़ व्हाट आई एम डिस्कसिंग नाउ। डेल क्यू जो आया था उसने कुछ डेल क्यू का पार्ट अपने अंदर किस फॉर्म में स्टोर कर लिया? इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर दिया। अभी ध्यान से सुनो, अभी अगर यहाँ पर प्रेशर लगता है तो इस जगह पर फोर्स भी लग रहा होगा, राइट? एफ, और इस एफ का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? पेंट वे लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? राइट? अच्छा, अभी जब ये पिस्टन मूव करना चालू करेगा, प्रेशर बदलेगा, राइट? प्रेशर वेरिएबल भी हो सकता है, प्रेशर में चेंज कांस्टेंट भी हो सकता है, अलग अलग सिनेरियो आ सकता है। तो अगर लेट अस से इसका हाइट y है and the piston is further moved up by distance of dy, what is the work done by the gas in this case? Work done by the gas in this case is plus, बहुत लोचा है, केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन अलग है, फिजिक्स का साइन कन्वेंशन जो हमने वर्क पावर एनर्जी में सीखा था वही है। In this case work done by the gas, in this case the work done by the gas is positive, क्योंकि मैंने तुमको क्या सिखाया था? वर्क डन का साइन हम कब पॉजिटिव देते हैं? सिंपल सा लॉजिक दिया था, अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। रोशनी इसी दुनिया में आ जा, अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो हम कहेंगे कि भाई ये जो फोर्स है वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है। एक जवाब दो, गैस जो फोर्स लगा रहा है पिस्टन पे, किधर लगा रहा है?
अपवर्ड, पिस्टन किधर मूव कर रहा है, अपवर्ड, सो वर्क डन बाय गैस का साइन क्या होगा, पॉजिटिव, सिंपल, इज दैट क्लियर? ओके, वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव, फोर्स कितना हो गया P इंटू ए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया dy, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे टोटल वर्क डन पता चलेगा, बिकॉज तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकाला है, dw निकाला है, W निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ऑफ P a इंटू डी वाई को हम एक साथ रखते हैं, क्या वीडियो में दिख रहा है क्या, आ रहा है ना? ठीक है ठीक है, तो P a इंटू डी वाई हो गया ना, क्या मैं a इंटू डी वाई को dv बोल सकता हूँ, एरिया इंटू हाइट, dv होगा ही नहीं होगा। सो वर्क डन कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, P इंटू डी वी, V इनिशियल टू V फाइनल, तो ये हो गया वर्क डन बाय गैस, पॉजिटिव वर्क किया है गैस ने, बात समझ में आया नहीं है, इज दैट क्लियर? कोई डाउट? फिर से बर्नर ने एनर्जी दिया डेल क्यू, और डेल क्यू को खर्चा किस तरीके से किया गया, डेल क्यू का कुछ अमाउंट गैस ने अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया, अपना खुद का इंटरनल एनर्जी क्या कर दिया, बढ़ा दिया, प्लस जो बाकी एनर्जी है, रिमेनिंग जो एनर्जी, उसे क्या कर दिया, वर्क डन कर दिया, यू यूटिलाइज दैट एनर्जी टू डू वर्क, इज दैट क्लियर? समझ में आया? पक्का? मैंने तुमको 1000 रुपये दिया, तुमने 500 रुपये बैंक में जमा कर दिया और 500 रुपये का पार्टी कर लिया, 500 रुपये खर्चा हो गया वर्क डन में, और बाकी 500 दिस स्टोर्ड इन द सेविंग्स अकाउंट, सेव कर लिया तुमने। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है, तुमने डेल क्यू दिया, उसमें से सेव कितना किया, डेल यू, यू इज द सिंबल फॉर व्हाट, एनर्जी, इन दिस केस दिस इंटरनल एनर्जी, समझ में आया? और ये जो वर्क डन है उसको हम क्या लिखेंगे, डेल डब्ल्यू, दैट मीन्स इक्वेशन क्या बनेगा, ध्यान देना, इक्वेशन बनेगा डेल क्यू इज इक्वल टू व्हाट, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। मैंने तुमको 1000 रुपये दिया, 500 रुपये तुमने अपने अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में बचा लिया, और बाकी जो खर्चा कर दिया, कहाँ खर्चा किया, वर्क डन में खर्चा किया। बात समझ में आता है ना? कोई अगर पॉजिटिव वर्क करता है उससे एनर्जी जाता है, समझ में आता है नहीं आता? इफ आई एम डूइंग पॉजिटिव वर्क, मेरा एनर्जी दूसरे के पास जाता है। यहाँ पर गैस क्या कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है, तो एनर्जी दे रहा होगा ना सिस्टम को, मतलब पिस्टन पे फोर्स लगा रहा है, एनर्जी दे रहा होगा, अपना खर्चा कर रहा होगा एनर्जी, वो क्या है, दैट इज वर्क डन। उसके पास खर्चा करने का कैपेसिटी कहाँ से आया, क्योंकि डेल क्यू ने उसको कुछ एनर्जी दिया होगा जो वो खर्चा कर रहा है। समझ में आया? 1000 रुपये, 500 का सेविंग, 500 का पार्टी, इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कोई डाउट इसमें? पक्का? श्योर? हमेशा वर्क डन होगा या हमेशा इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अगर मैंने इस पिस्टन को मूव करने ही नहीं दिया, द गैस इज ट्रैप्ड इनसाइड ए कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर, फिक्स कर दिया मैंने पिस्टन को, बात को समझो, तब कहानी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तुमने 1000 रुपये दिया, खर्चा करने, घर से निकलने नहीं दिया मैंने तुमको, पार्टी कहाँ से करोगे? तो सारा 1000 रुपये कहाँ पर डिपॉजिट हुआ, सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट हुआ, तो क्या हो गया, इन दैट केस ऑल द डेल क्यू विल बी इक्वल टू डेल यू। समझ में? फील करो, अगर ऐसा होता है ना, तुम्हारा गैस का टेम्परेचर फटाक से राइज करेगा, बिकॉज टेम्परेचर इज ए मेजरमेंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज। अभी तुमने जितना भी डेल क्यू सप्लाई किया, सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी के डिपार्टमेंट्स को मिला, वर्क डन वाला डिपार्टमेंट तो बंद ही हो चुका है। डेल क्यू का कोई भी पोर्शन, कोई भी अमाउंट वर्क डन में खर्चा हुआ ही नहीं। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान देना। अगर तुम्हारे पास कोई गैस है और वो कांस्टेंट वॉल्यूम में है, उस गैस का टेम्परेचर चेंज करना बहुत आसान है। थोड़ा हीट दोगे, फटाक से उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, बिकॉज तुमने गैस का जो वर्क डन करने का कैपेसिटी उसको जीरो कर दिया, और जितना भी तुमने हीट सप्लाई किया सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुका होगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुका है तो टेम्परेचर भी फटाक से राइज करेगा। लेकिन अगर मैंने गैस को काम करने दिया तो उतना ही टेम्परेचर चेंज लाने में मुझे ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। मैं एक नंबर देके समझाता हूँ। लेट्स से गैस एक कांस्टेंट वॉल्यूम में है, तुमने 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी दिया, वो 1000 जूल्स डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। डायरेक्टली किसको मिलेगा, सारे काइनेटिक एनर्जीज के डिपार्टमेंट को मिलेगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स पूरा का पूरा 1000 जूल्स इज यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस। बात को समझना। अभी नेक्स्ट सिनेरियो में, नेक्स्ट केस में हमने गैस को एक्सपांड करने दिया,
क्या करने दिया, गैस को एक्सपांड करने दिया। ठीक है, मैं जस्ट नंबर लेके समझा रहा हूँ। अभी मैंने 1000 जूल्स फिर से दिया, 1000 में से गैस क्या करता है, 500 जूल्स वर्क डन करने में खर्चा कर देता है। तो इंटरनल एनर्जी के डिपार्टमेंट को कितना एनर्जी मिला, 500। समझ में कितना मिला, 500। लेकिन प्रीवियस केस में जब वॉल्यूम कांस्टेंट था, मैंने दिया था 1000 जूल और इंटरनल एनर्जी को कितना मिल गया था, 1000 जूल। और इस केस में इस बार भी मैंने 1000 जूल ही दिया, लेकिन इंटरनल एनर्जी के डिपार्टमेंट को कितना मिला, 500। और एनर्जी कम मिला तो उसका टेम्परेचर चेंज भी क्या होगा, कम होगा। ये आइडिया लेकिन आगे जाके बहुत यूज़ होगा, इसलिए आज टॉपिक में स्टार्टिंग में ही तुमको मैं फील दे रहा हूँ। बात समझ में आया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, यहाँ तक एक्सेप्ट हो गया पूरा, पक्का। कैन यू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कितना हीट लगता है 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में। याद है, फिर से और एक बार, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो कितना हीट चाहिए गैसेस में। और याद है ना, हमने जब प्रॉब्लम किया था, सी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता था, सी ऑफ कॉपर ये है, सी ऑफ आइस ये है, दिया रहता था। गैसेस के केस में सी कभी फिक्स हो ही नहीं सकता। गैसेस के केस में सी का वैल्यू कभी फिक्स हो ही नहीं सकता। अगर मैंने तुमको 1 ग्राम गैस दिया और मैंने पूछा भाई तुम ये बताओ, इसका टेम्परेचर अगर मैं 1 डिग्री से बढ़ाना चाहूँ तो कितना हीट देना पड़ेगा, तुम नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये पूछोगे, सर गैस का कंडीशन कैसा है। क्योंकि गैस को अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम में रखा तो उसका 1 केल्विन टेम्परेचर या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा हीट सप्लाई करना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी गैस को अगर आपने एक्सपांड करने दिया, उस केस में फिर से अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो आपको अलग हीट देना पड़ेगा। ऐसे तो सिर्फ मैंने 2 कंडीशंस बताया, ऐसे इन्यूमरेबल कंडीशंस बन सकता है। इन्यूमरेबल कंडीशंस में इम्पोज कर सकता हूँ गैस में। और अलग अलग केसेस में 1 ग्राम सब्सटेंस, 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए हमको अलग अलग हीट देना पड़ेगा। फिर से कह रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस कैन हैव एनी वैल्यू डिपेंडिंग कि तुमने गैस को कैसे कंडीशन में रखा है। मैंने 2 ऑब्वियस एग्जांपल समझाया है। उसी गैस को अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में मेंटेन करके रखोगे तब उसका 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर या 1 मोल गैस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से बनाना चाहोगे तब ज़्यादा हीट देना नहीं पड़ेगा। पर उसी गैस को, उसी 1 मोल गैस को फिर से अगर 1 डिग्री सेल्सियस से तुमको बढ़ाना है, लेकिन इस बार तुमने गैस की कंडीशन को ही बदल दिया, यू अलाउ इट टू एक्सपांड, तब तुमको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक हीट का वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता। एग्जैक्टली, दिस विल कम इन डिटेल्स, आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू। फील आया मैंने क्या कहा, पक्का, श्योर, ओके। थोड़ा सा कुछ टर्म्स है ये समझा देता हूँ। थर्मोडायनेमिक सिस्टम वर्ड मिलेगा तुमको, दैट मीन्स कंटेनर प्लस गैस, कंटेनर प्लस गैस, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसके बाहर बाकी जो भी चीज़ है उसको सराउंडिंग बोलेंगे, ठीक है ना। इसके बाहर जो भी चीज़ है उसको हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। इज दैट क्लियर। बहुत कुछ बता दिया, एक्चुअली ये सब चीज़ें बाद में आएगा फिर से, बट मुझे ये सब सारी चीज़ें कनेक्टेड लगता है। और अगर तुमको स्पेसिफिक हीट याद है तो यू कैन कनेक्ट द रिलेशन। याद है ना, हमने जो प्रॉब्लम किया था, सी का वैल्यू फिक्स्ड होता था, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ पानी क्या होता है, 4.2 जूल्स, राइट, पानी का है। गैसेस के केस में ऐसा फिक्स्ड वैल्यू तुमको मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा वो समझ में आ गया ना। ओके, चलो पॉज। अगर मैं किसी बंदे को नमन कैसा है डिस्क्राइब करूँ तो मुझे कुछ फीचर्स, कुछ पैरामीटर्स बताना पड़ेगा, राइट, कि गोरा है, हाइट इतना है, इज दैट क्लियर, उसका मार्क्स इतना आता है, पर घंटे इतना बात करता है, राइट, लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी सेड, राइट, राइट। अच्छा, तो सिमिलरली अगर मुझे किसी गैस को डिस्क्राइब करना है, इसको जैसे इसके बारे में बताना पड़ा, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना पड़ा, सिमिलरली गैस को भी डिस्क्राइब करने के लिए गैसेस के भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को बताना पड़ता है। गैस कैसा है बोलने से मैं बोलूँगा गैस का प्रेशर इतना है, गैस का वॉल्यूम इतना है, गैस का टेम्परेचर इतना है, गैस का इंटरनल एनर्जी इतना है। तो ऐसे करके हम डिफाइन करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज द, दिस इज़ हाउ वी डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ए गैस, दिस इज हाउ वी डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ए गैस, राइट। और इन सब को, प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, टेम्परेचर हो, इंटरनल एनर्जी हो, दे आर कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब है एनीथिंग दैट चेंजेस, राइट, बिकॉज डेफिनेटली गैस को अगर हम किसी प्रोसेस के थ्रू पास करें, उसका प्रेशर बदलेगा, वॉल्यूम भी बदल सकता है, टेम्परेचर भी बदल सकता है, इंटरनल एनर्जी भी बदल सकता है, सब बदल सकता है,
राइट? सो दैट इज द रीजन वी कॉल देम एज व्हाट? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स. इज दैट क्लियर? तो जिन तरीकों से, क्या बोला मैंने, जिन तरीकों से हम इन वेरिएबल्स को बदलते हैं उसको हम प्रोसेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? वी कॉल देम एज प्रोसेस. जितने तरीका, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेज थ्रू विच दिस थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कैन बी चेंज्ड आर कॉल्ड एज व्हाट? प्रोसेसेस. सिंपल. और इनके बारे में तो तुमको ऑलरेडी पता है. आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक. एडियाबेटिक पता है क्या? साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस, ये पता है? साइक्लिक, नॉन साइक्लिक. साइक्लिक क्या होता है? साइक्लिक ऐसा एक प्रोसेस होता है कि जिस स्टेट से चालू होता है, घूम के फिर से अगर उसी स्टेट में रिटर्न आ जाए तब हम इसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक. अगर नहीं आता तो नॉन साइक्लिक. आएगा ये सब डिटेल्स में, आएगा. टॉक अबाउट दिस इन डिटेल्स. इज दैट क्लियर? बट एक प्रोसेस है जिसके बारे में मैं तुमको समझाना चाहूँगा, दैट इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. सुना है इसके बारे में? कोई अभी तो कोई बोल रहा था सुना है बोल के, रोशनी बोल रही थी. अच्छा, सबके पास तो थर्मोफ्लक्स होता है. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. उसमें तुमने गर्म पानी डाला, बहुत गर्म. मेरे थर्मोफ्लक्स में तो वो पानी गर्म एटलीस्ट 2 दिन तक रहता है क्या? ओके, मिल्टन में तो रह ही जाता है. बहुत गर्म नहीं, बट उसका जो टेम्परेचर है ठंडा होते होते एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तक पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लग जाता है. इज दैट क्लियर? सो द प्रोसेस इज वेरी वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो, उसका टेम्परेचर चेंज. अच्छा, अभी किसी टी मोमेंट में मैंने पूछा कि पानी का टेम्परेचर क्या है. तुमने बोला कि सर 60 डिग्री सेल्सियस. क्या बोला तुमने? 60 डिग्री सेल्सियस. टी मोमेंट में एट टाइम टी मैंने तुमको पूछा कि ये जो पानी है इसका टेम्परेचर कितना है, और तुमने बोला 60 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट टी प्लस डी टी टाइम के बाद अगर मैं पूछता हूँ, कितने टाइम के बाद? टी प्लस डी टी टाइम के बाद उस पानी का टेम्परेचर कितना होगा? 60 ही होगा. समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? एकदम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में. इफ़ यू आर चेकिंग द वेरिएबल्स, if you are checking its pressure तो नहीं, in case में temperature, if you are checking the temperature within a very short period of time, then you will see that the value is almost the same, right? That means in short intervals of time we can say all the variables are static. variable मतलब temperature, वो static है, बदल नहीं रहा. समझ में आया? तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऐसे प्रोसेस को हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं. तो सीधा सीधा अगर बोला जाए कि अगर कोई प्रोसेस बहुत 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 स्लोली प्रोग्रेस करता है तो किसी भी मोमेंट में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो बदल जाएगा वेरिएबल. ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर तुम टेम्परेचर चेक करोगे कि बिगिनिंग में कितना टेम्परेचर था और बहुत टाइम के बाद कितना टेम्परेचर है, तब तुमको सिग्निफिकेंट चेंज दिखाई देगा. बट अगर तुम एक शॉर्ट इंटरवल में चेक करोगे कि अभी इतना है, कुछ देर बाद कितना है, इसमें तुमको कोई चेंज दिखाई नहीं देगा, तुमको इक्विलिब्रियम दिखाई देगा. टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग. तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. फील आया? पक्का समझ में आया? फाइन. मैं देख रहा हूँ. चलो यहाँ एवरीवन दिस साइड. वर्क डन मैंने आइडियल गैस बता चुका हूँ, फिर से बताऊँगा, ठीक है ना? और एक बार जल्दी जल्दी बताता हूँ. सब तो पता चल चुका है. हीट सप्लाई का गर्म हुआ, इस पर फोर्स लगा. ध्यान से और एक बार, ये किधर मूव करो? ऊपर की तरफ. तो वर्क डन इन दिस केस क्या होगा? F इंटू डी वाई. एफ का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इंटू एरिया, A इंटू डी वाई, और इसको हम dV लिख सकते हैं, राइट? बी इनिशियल टू बी फाइनल. ये तो वर्क डन का फॉर्मूला है. अभी मैं तुमको एक ट्रिक सिखाऊंगा जिससे हम वर्क डन का साइन क्या होगा वो फटाक से बोल पाएंगे. देखो, खुद सोच के देखो, अगर प्रेशर जिस तरफ लग रहा है उसी तरफ अगर पिस्टन मूव करता है, प्रेशर किसका? देयर आर मल्टीपल प्रेशर्स यार. गैस का प्रेशर है, एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेयर है उसका भी तो प्रेशर होगा. मैं इस प्रेशर के बारे में बात नहीं कर रहा. मैं किसके वर्क डन के बारे में बात कर रहा हूँ? गैस के वर्क डन के बारे में बात कर रहा हूँ. तो गैस जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसके कारण जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, राइट? वो पिस्टन पे किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ. और पिस्टन अगर ऊपर ही मूव करता है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा ना? बोलो भाई. जिस तरफ फोर्स लगता है पिस्टन पे, किसका फोर्स? गैस का फोर्स. और अगर पिस्टन उसी तरफ मूव करता है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा ना? और पिस्टन अगर उसी तरफ मूव करेगा, व्हाट कैन आई से अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द गैस? द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इंक्रीजिंग. बात समझ में आया? तो नेक्स्ट टाइम से पिस्टन के डिस्प्लेसमेंट को नहीं देख के हम देखेंगे क्या इस वर्क डन में गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है. अगर गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, उस गैस का वर्क डन होगा पॉजिटिव.
अगर गैस का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो वर्क डन होगा नेगेटिव। डिक्रीज होने से कैसे नेगेटिव वर्क होगा, खुद सोच के देखो। सोचो ये वाला पीए ज़्यादा स्ट्रांग हो गया तो पिस्टन नीचे दबेगा। अभी अगर मैं गैस का वर्क डन पूछूं, गैस प्रेशर फोर्स तो लगा रहा है ऊपर, लेकिन पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे, राइट। तो इस गैस का वर्क डन अगर पूछूंगा, फोर्स and piston का displacement, they are in opposite direction and the work done will be negative in this case, which is accompanied by a decrement of volume. गैस का वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो व्हाट इज द टेक अवे ऑफ दिस डिस्कशन? सर आगे से सिर्फ हमको यही याद रखना है या यही देखना है क्या गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अगर इंक्रीज कर रहा है वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव लिख देंगे, अगर डिक्रीज कर रहा है वर्क डन बाय गैस नेगेटिव लिखेंगे। याद रहेगा ये चीज़, ये अपने नोट में अच्छे से लिख कर रखना। ठीक है, मैं लिखा नहीं रहा, बस बोल रहा हूँ, चलेगा। कुछ ऐसे केसेस एनालाइज करने दिया है, बट बिफोर आई स्टार्ट एनालाइजिंग, कैन यू टेल मी व्हाट इज द एरिया अंडर P versus V graph? V present? P और V मतलब वॉल्यूम। अभी तो बताया था तुमको टेक्निक। अरे ये चीज तो कितना यूज किया, एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाओ, लेंथ कितना हो गया P, ब्रेथ कितना हो गया dV, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है P dV। बोलो भाई, इस रेक्टेंगल का जो छोटा सा एरिया है वो क्या हो गया P इंटू dV। टोटल एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV, V इनिशियल से V फाइनल, विच इज नथिंग बट व्हाट, वर्क डन। समझ में आया ना? तुमको ये ट्रिक मैंने पहले भी सिखाया था। V वर्सेस T ग्राफ के नीचे क्या मिलेगा, दिमाग में हमेशा दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना, Y और X को। इधर V इधर T है, इमेजिन करो V इंटू T क्या देता है S, तो एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर एक्सीलरेशन है, टाइम है, A वर्सेस T का ग्राफ है, उसके नीचे का एरिया पूछा गया AT। AT क्या होता है, वेलोसिटी नहीं होता, V माइनस यू होता है। V माइनस यू इक्वल टू AT होता ही नहीं होता, तो वेलोसिटी नहीं देता, V माइनस यू देता है, देयर इज चेंज इन वेलोसिटी देता है। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? करंट वर्सेस टाइम, करंट वर्सेस टाइम, उसका नीचे का एरिया क्या देगा, IT। IT क्या होता है, Q। अरे भाई ट्रिक सिखा रहा हूँ, समझो। IOT को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, Q मिलेगा नहीं मिलेगा, तो चार्ज देगा तुमको। समझ में आया? सिमिलरली यहाँ पर प्रेशर, कुछ डाउट, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है, दिमाग में क्या मल्टीप्लाई करो, PV क्या देता है, वर्क डन देगा। समझ में आया? तो अभी ध्यान देना, यहाँ सुनो, दिस इज एन आइसोबारिक प्रोसेस। किसी को कोई डाउट? वॉल्यूम बदल रहा है लेकिन प्रेशर तो कांस्टेंट है, बट द पॉइंट इज क्या ये वर्क डन पॉजिटिव है या ये वर्क डन नेगेटिव है। कैसे निकालोगे, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट देखो, प्रोसेस चालू हो रहा है ऐसे, क्या बोला तूने, और फाइनली खत्म कहाँ पर हो रहा है, B पे। A का वॉल्यूम कम है ना, B का वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम भरा ना, तो वर्क डन का साइन क्या होगा, तो इसका एरिया निकालोगे, कुछ एरिया निकलेगा, और वर्क डन का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। मुझे पता है इसने क्या बोला, ठीक है, मैं बताऊंगा। Let's see this। इधर सुनो, ये कैसा ग्राफ, ऐसे गेस करो तो कैसे प्रोसेस का ग्राफ हो सकता है, वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर इज डिक्रीजिंग, एडियाबेटिक हो सकता है, लेकिन और एक क्या हो सकता है, PV इक्वल टू nRT। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, अरे भाई साहब, अगर टेम्परेचर ये कांस्टेंट हो गया तो P इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वॉल्यूम होगा नहीं होगा, वैसा ही तो ग्राफ है। तो आइसोथर्मल भी हो सकता है, एडियाबेटिक भी हो सकता है, एडियाबेटिक पर होगा फिलहाल, मतलब उस कैटेगरी का ग्राफ है। वर्क डन पॉजिटिव होगा या नहीं, ध्यान से देखो, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, वॉल्यूम्स को चेक करो, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ना तो वर्क डन क्या होगा, इसको देखो उल्टा गया ऐसा। अभी स्टार्टिंग कौन सा, ये हो गया इनिशियल वॉल्यूम, और B पे खत्म हुआ, ये हो गया फाइनल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, तो वर्क डन क्या करोगे, एरिया निकालोगे और उसके आगे कौन सा साइन पुट कर दोगे, नेगेटिव साइन। सो इन दिस केस वर्क डन बाय गैस इज व्हाट, नेगेटिव। क्या सीखना है, फिर से क्या सीखना है, सर ग्राफ देखेंगे, ग्राफ का एरिया निकालेंगे, वो तो मैग्नीट्यूड हो गया वर्क डन का, साइन बताने के लिए हम वॉल्यूम को चेक करेंगे कि प्रोसेस का डायरेक्शन किस तरह है, फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट के वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे। अगर वॉल्यूम बढ़ चुका है, सुन रहा है ना तू, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। अगर वॉल्यूम घट चुका है तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, कुछ सीखना नहीं है तुम लोगों को, ठीक है ना? जल्दी से वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्क डन इन दिस केस। हाँ, प्रोसेस दिख रहा है ना,
ए टू बी बी टू सी, इस ग्राफ के नीचे का एरिया तुमको एबीसी वाला वर्क डन बताएगा, फिर सी टू डी डी टू ए, उस कर्व के नीचे वाला एरिया तुमको सी डी ए वाले प्रोसेस का वर्क डन बताएगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। तो अगर मैं ए बी टू सी देखूँ तो ये वाला एरिया जो है दिस इज द वर्क डन फॉर द प्रोसेस ए टू बी टू सी, और इसका साइन होगा नेगेटिव। येलो वाला नेगेटिव होगा ही नहीं, दिख रहा ही नहीं दिख रहा, वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ ही नहीं, तो येलो वाला तो नेगेटिव हुआ। ओके, टोटल वर्क डन निकालना, क्या निकालना है, टोटल वर्क डन। अभी अगर सी टू डी डी टू ए जाओ तो कौन सा एरिया होगा, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व सी डी ए, जहां पर पिंक एंड येलो क्या कर जाएगा, ओवरलैप करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं, और पिंक वाला एरिया क्या होगा, पॉजिटिव, बिकॉज वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो फिर नेट वर्क डन बोले तो पिंक वाला एरिया प्लस येलो वाला एरिया, लेकिन पिंक वाला एरिया तो पॉजिटिव है और येलो वाला खुद नेगेटिव है, तो दोनों को ऐड करने के बाद कौन सा एरिया बचेगा, पिंक वाले एरिया से येलो वाले एरिया अगर माइनस हो जाता है तो सिर्फ यही बचेगा ना यार, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि साइक्लिक प्रोसेस में उस साइकिल के अंदर का जो एरिया है वही वर्क डन है, नहीं आया समझ में। पूरे पिंक वाले एरिया से अगर मैं येलो वाले एरिया को माइनस कर दूं तो कितना एरिया बचेगा, वो जो कर्व है, कर्व के अंदर वाला जो एरिया है वही बचेगा, दैट इज वर्क डन। अभी वो जो अंदर वाला एरिया बचा हुआ है उस वर्क डन का साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पिंक वाला एरिया है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इज दैट क्लियर। सो इसका जो नेट वर्क डन आएगा दैट इज पॉजिटिव, और वर्क डन कौन सा होगा, इस कर्व के अंदर का जो एरिया है वो वर्क डन है। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, इफ इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस ए टू बी बी टू सी सी टू डी डी टू ए, वर्क डन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये ट्रिक है, इसको याद रखने, याद रहेगा। साइक्लिक प्रोसेस में सॉरी तुम लोग भी हाँ कर रहे हो, ये तो साइक्लिक है वो भी साइक्लिक है, क्लॉकवाइज अगर है तो प्रोसेस अगर क्या है क्लॉकवाइज है तो वर्क डन का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। आई होप सो तुमको ये अभी इंटरप्रेट कर पाओगे इसको। प्रोसेस देखो क्या होगा, ए टू बी बी टू सी, दिख रहा है ये वाला एरिया, ये वाइट वाला एरिया क्या होगा, नेगेटिव। अभी बड़ा वाला एरिया नेगेटिव हो गया लेकिन, और छोटा वाला एरिया क्या होगा, मतलब बेसिकली थोड़ा सा कर्व गंदा बना दिया, जो भी है इसके नीचे वाला एरिया, राइट, सी टू डी डी टू ए, ये वाला एरिया है ना, सी टू डी डी टू ए। ध्यान से देखो वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो पिंक वाला एरिया का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेट वर्क डन क्या होगा, फिर से वही कंसेप्ट, ये अंदर जो एरिया है यही होगा वर्क डन। इज दैट क्लियर। इसमें जीतेगा कौन, व्हाइट वाला जीतेगा जो कि खुद नेगेटिव है, तो वर्क डन का साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो क्या याद रखना, अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है, बाकी तो अपने आप याद रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज होने से नेगेटिव हो जाएगा वर्क डन। इज दैट क्लियर, समझ में आया। दिस क्वेश्चन, इधर सुनो, a quantity of gas occupies an initial volume V0 at pressure P0 and temperature T0. It expands to a volume V. V0 से एक्सपांड होकर जहाँ तक जाता है V तक जाता है, तो वर्क डन तो पॉजिटिव है। लेकिन दो कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस हैं, एक पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दूसरे पर एट कांस्टेंट प्रेशर। पूछा कि कौन से प्रोसेस में वर्क डन ज़्यादा होगा, पूछा कि कौन से प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में या आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका जवाब देने का सबसे सिंपल तरीका है, फटाफट एक टेंटेटिव ग्राफ बनाओ। लेट अस से दिस इज इनिशियल स्टेट ए, P0 V0 T0। इज दैट क्लियर। अगर आइसोबारिक प्रोसेस, ध्यान देना, इनिशियल वॉल्यूम कितना है, V0, लेट अस से फाइनल वॉल्यूम V है। अगर आइसोबारिक प्रोसेस है, पहले ये वाले को बनाता हूँ, तो ग्राफ कैसे बनेगा, वॉल्यूम चेंज होगा लेकिन प्रेशर चेंज नहीं होगा। सो A to P, समझ में मैंने क्या कहा। वर्क डन कितना होगा, ये जो लाइन दिख रहा है इसके नीचे का जो एरिया है वो होगा वर्क डन। इज दैट क्लियर। रोशनी इस तरफ। नेक्स्ट क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए P वर्सेस V ग्राफ कैसे होगा, फटाफट दिमाग में क्या चलना चाहिए, सर PV इक्वल टू व्हाट, nRT। देखो उस ग्राफ बनाने के लिए तुमको प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन चाहिए होगा। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर जो होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ग्राफ तो यहीं से चालू होगा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। सो द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। लेट अस से दिस इज A to P, लेट अस से दिस इज A to C लिख दिया मैंने, राइट। दोनों केसेस में इनिशियल वॉल्यूम सेम है, फाइनल वॉल्यूम सेम है। वर्क डन किस केस में ज़्यादा होगा, क्लियर कट केस है, हाँ
पागल हो गया, वर्क डन ज़्यादा किसके इसमें होगा, ये इसके नीचे का एरिया तो कम है। अच्छा ये सेकंड केस में, ओके मैंने सोचा इस वाले में। और ये वाला जो केस था आइसोबैरिक केस में येलो वाला एरिया, ऑब्वियसली येलो वाला एरिया जो है वो वाइट वाले से क्या है ज़्यादा है, तो वर्क डन इन केस ऑफ आइसोबैरिक क्या होता है, ज़्यादा होता है। अच्छा ठीक है, ये तो सबको समझ में आ गया, बट एक चीज़ तुमको इस क्वेश्चन के थ्रू मैं सिखा के रखना चाहूँगा कि प्रोसेस जो है देखो A to B गया है, राइट। अभी वर्क डन वॉल्यूम दिख रहा है ना, दोनों केसेस में वॉल्यूम इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम सेम है, लेकिन वर्क डन कितना होगा वो इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड नहीं करता, वो पाथ पे डिपेंड करता है। ये तुमने ये जो वर्क डन किया है कैसे प्रोसेस के थ्रू किया है, इज इट एन आइसोबारिक प्रोसेस, तब वर्क डन का वैल्यू अलग आ जाएगा। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बट इफ इट इज ए आइसोथर्मल प्रोसेस तो वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब वर्क डन को आगे से हम पाथ फंक्शन बुलाएंगे, याद है, कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, लेकिन फ्रिक्शन का वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे। कुछ वैसा ही कंसेप्ट है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, कि वर्क डन कितना होगा वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेज पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि उस स्टेज तक तुम किस रास्ते से पहुंचे हो। हैव यू फॉलोड आइसोबारिक प्रोसेस टू रीच दैट स्टेज, और हैव यू फॉलोड आइसोथर्मल प्रोसेस टू रीच दैट स्टेज। पाथ पे डिपेंड करता है, याद रखना। लेकिन आगे जाके यूज करूंगा, फिर से लिख के रखना, वर्क डन इज ए पाथ फंक्शन इवन दो द वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम एंड द फाइनल वॉल्यूम इज सेम इन बोथ द केसेस, but the work done found in both the cases are what different, which implies that work done is a path function. लिख के रखना इसको, ठीक है। सो आज का क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं, कैरी इट फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास।